वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको बेटा एचपी सेट लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूनिट एवोल्यूशन कर रहे थे। आज उसका लेक्चर 5 है। ठीक है, हम यूनिट एवोल्यूशन के मेजर सभी टॉपिक कर चुके हैं। हमने बिहेवियरल इकोलॉजी या इथोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किए थे। इसमें बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, उन सबको जो है हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 टॉपिक इथोलॉजी में हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्ट्रुइज्म और लर्निंग का। आज जो हम टॉपिक्स देखेंगे, एक पेरेंटल केयर का देखेंगे, एक बायोलॉजिकल क्लॉक और एक माइग्रेशन का टॉपिक देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ। मैं एक नया लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट के लिए। ठीक है, तो जब मैं देख रही थी, मैं पुराने क्वेश्चन पेपर जो खंगाल के देख रही थी ना बेटा, उसमें मैंने एक ट्रेंड देखा कि एवोल्यूशन से ना बेटा 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और इतने ईजी हैं। मतलब 5 क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट वो थे जो मैं आपको पिछले 4 लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ और वेरी इजी क्वेश्चंस। मतलब एचपी सेट का लेवल बहुत इजी है और जो मैं आपको करा रही हूँ ना बेटा, अगर आप इसको ढंग से कर लेंगे बहुत आसानी से आप इसका बायो वाला पोर्शन निकाल लेंगे। नॉट डेट डिफिकल्ट, बहुत डेप्थ में कुछ भी नहीं आता है, ऊपर ऊपर का आता है। ठीक है, तो अगर मैं आज या कल तक जो है वो एचपी सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डाल दूंगी। आप एवोल्यूशन भी अगर कर लेंगे ना बेटा और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आता है, तो 60 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से एवोल्यूशन से निकाल लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बेटा पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या है? पेरेंटल क्या कि माँ बाप जो है अपने बच्चों का टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन में क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो बेटा एल्ट्रिस्ट है, ठीक है, एल्ट्रिस्ट है क्योंकि अगर पेरेंट अपने बच्चे का टेक केयर कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी भी दे रहा है, अपना टाइम भी दे रहा है, अपना शरीर भी खपा रहा है, तो पेरेंट काइंड ऑफ एल्ट्रिस्टिक हुआ ना, एल्ट्रिस्ट है। और रिसिपिएंट कौन है? ऑफस्प्रिंग, जो उसके बच्चे हैं। ठीक है, बिहेवियर परफॉर्म बाय पेरेंट टू इंक्रीज द फिटनेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ये वो बिहेवियर है जो एक पेरेंट परफॉर्म करता है ताकि उनके बच्चे की फिटनेस बढ़ सके, ताकि उनका बच्चा जो है, अगर माँ ने बच्चा पैदा कर दिया उसको वैसे नहीं छोड़ देती, उसका टेक केयर करती है, लालन पालन, अच्छा खाना देती है, अच्छी स्कूल में डालती है ताकि वो एक अच्छा इंसान बड़े होके बने, हेल्दी बने, फिजिकली फिटनेस में दायरे में आए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। और रिप्रोडक्टिव हेल्दी, जितना अच्छा बच्चा निखर के आएगा उसको उतने बेटर मेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें जो हमने देखनी है दैट इज बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटल केयर। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2024 के एचपी सेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और जो फर्स्ट पॉइंट है इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, साइज ऑफ लिटर, या जिसे हम ब्रूड साइज बोलते हैं। ब्रूड साइज क्या है बेटा कि आपके कितने बच्चे होंगे। ठीक है, इसका जो रिलेशनशिप है पेरेंटल केयर के साथ बेटा ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना कम पेरेंटल केयर होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कम बच्चे होंगे तो माँ बाप ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पे दे पाएंगे, और ज़्यादा बच्चे होंगे तो माँ बाप का ध्यान सब बच्चों में बन जाएगा, कम ध्यान होगा। तो इसी को बेटा हम लैक्स लॉ भी बोलते हैं। ब्रूड साइज का आई होप साइज ऑफ लिटर, लिटर क्या है कि कितने बच्चे। ठीक है, अगर एक बारी में एक कुत्ता 5 बच्चे पैदा कर रहा है तो उनको ध्यान रखना उसको मुश्किल होगा। अगर वहीं उसने 2 कुत्ते पिल्ले पैदा किए हैं तो वो 2 का ध्यान से रख लेगा। ठीक है, ठीक है, 5 का ध्यान रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पेरेंटल केयर का ब्रूड साइज या साइज ऑफ लिटर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, और ये इसी को हम लैक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, एज ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जितनी ज़्यादा बच्चे की उम्र होगी बेटा उतना कम पेरेंटल केयर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी पेरेंटल केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स का रोल कम होता जाता है। ठीक है, एज ऑफ पेरेंट की भी बात कर लेते हैं बेटा। पेरेंट की एज जितनी ज़्यादा होगी पेरेंटल केयर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये क्यों ऐसा बोला? ठीक है, अब समझते हैं। क्योंकि बेटा अगर लेट एज में पेरेंट बनेंगे तो पेरेंट को पता है कि मेरी एज जा रही है, मेरे पास 1 या 2 ही बच्चे होंगे लेट एज में। ठीक है, तो मुझे बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई ये किसमें है? डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स और है, उसको समझते हैं। एज लेसर द एज पेरेंट, कि पेरेंट की जितनी कम उम्र होगी, ठीक है, कोई 15-16 साल की उम्र में कोई लड़की माँ बन जाए, ठीक है, सीधी सी बात है, तो क्या वो बच्चे का ध्यान रख पाएगी? अरे वो खुद ही अभी बच्ची है तो वो कहाँ बच्चे का ध्यान रख पाएगी? रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है, मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव रेट इस टाइम पे ज़्यादा होता है, मतलब एज जितनी कम होगी रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन एनर्जी ज़्यादा जाती है। ठीक है, और जितनी लेट एज है उतना रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाता है। अगर आप 30s में बच्चा कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता है ना, फीमेल्स का बेस्ट टाइम टू रिप्रोड्यूस इन 20s। ठीक है, अर्ली 20s बेस्ट टाइम टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, उससे पहले एज कम होती है, लेट 20s और 30s में जो बच्चा होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, या बच्चे में डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जितना कम पेरेंटल केयर
टू सेव एनर्जी फॉर नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो छोटी एज के पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो छोटी एज के पेरेंट्स हैं वो अपनी पेरेंटल एनर्जी जो है ज़्यादा सेव करके रखते हैं ताकि अगली रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए बचा सके। इसीलिए बेटा जितनी ज़्यादा पेरेंटल एज उतना ज़्यादा पेरेंटल केयर, ठीक है। अच्छा, और ये पेरेंटल केयर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा? टाइप ऑफ पेरेंटल केयर एंड एक्सटेंट ऑफ सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि पेरेंटल केयर किस तरीके की होगी बेटा, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल में कितना डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा पेरेंटल केयर में डिफरेंस है समझ लेना उतना ज़्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। हम में ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, देखने में ही पता चल जाता है। और आपको पता है फिर इसमें ज़्यादा कौन है, फीमेल ज़्यादा भागीदार होती है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे डॉग्स लाइन्स के केस में देख लीजिए, शेर और शेरनी के केस में देख लीजिए, जो लाइनस है वही ध्यान रखिए, लाइन की टेक केयर नहीं करता, वो सिर्फ मेट करता है और उसके बच्चों का जो कब्ज है उनका लाइनस ही देखती है। मतलब देखने में जितने पेरेंट्स अलग अलग होंगे पेरेंटल केयर में उतनी वेरिएशन होगी, और जितने पेरेंट्स देखने में सिमिलर होंगे, जनरली सिमिलर किस में होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में, उनमें आप देखेंगे कि बराबर के टेक केयर करते हैं। लाइक बर्ड्स में आप देखेंगे, बर्ड्स देखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और आपको पता है बर्ड्स के एग को जो नेस्टिंग है जो उसको हैच करने में मेल फीमेल दोनों ही हेल्प करवाते हैं, ठीक है। और चीज़ नोट, इट इज़ नॉट एल्ट्रिज्म, एट दिस नॉट फॉल रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म। और याद रखना पेरेंटल केयर जो है बेटा एल्ट्रिज्म नहीं होता है, ठीक है। बस ये है कि पेरेंट देता है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म नहीं फॉलो करता है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट को कुछ पेरेंट के लिए फ़ायदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। नाइदर पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, जो मैं बात कर रही हूँ कोर प्रिंसिपल की कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे होता है, ठीक है। अब पेरेंटल केयर किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक है कि जिसमें कोई भी पेरेंट इन्वॉल्व नहीं, बच्चा पैदा किया छोड़ दिया, ठीक है। इस केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत कम होगा, ठीक है, कि मेनली रेप्टाइल्स और सम स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बेटा कोई भी पेरेंटल इन्वॉल्व नहीं होता। बच्चा अंडे से बाहर निकला उसके बाद वो अपना खुद ही टेक केयर करेगा। इसमें बेटा आप क्या देखेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। दूसरा है बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ये किस में होगा, इसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कम होगा। डिक्रीज लो टाइम एंड एनर्जी यूज इक्वल, इसमें जो पेरेंट्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, बराबर एनर्जी जो है देते हैं। एक तो फीमेल ही ले करेगी लेकिन उसकी हैचिंग में दोनों हेल्प कराते हैं। इसमें कौन आते हैं, बर्ड्स और फ्यू प्राइमेट स्पीसीज। और बेटा तीसरी जो टाइप है बेटा मोस्टली फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व, जिनमें हम आते हैं मेजॉरिटी, जिनमें फीमेल पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, इसमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, मेल फीमेल देखने में ही अलग होंगे। डिफरेंस इन टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ पेरेंट्स, और दोनों के पेरेंट्स जो टाइम और एनर्जी अपने बच्चे को पालने में देंगे वो अलग अलग होगी, क्योंकि मेल टाइम कम देते हैं और एनर्जी भी कम देते हैं, ठीक है। चौथा है मोस्टली मेल पेरेंट आर इन्वॉल्व, येस देयर आर फ्यू स्पीसीज जिसमें मेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे छोटी कैटेगरी होती है, इसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत कम स्पीसीज होती है। सी हॉर्स, वाटर बग्स, स्टिकल बैक फिश, ठीक है। सी हॉर्स मैंने बता दिया ना, जो सी हॉर्स होता है ना बेटा वो मेल जो है ना अपने पेट में बच्चों के अंडे कैरी करके चलता है, इसमें मेल ही ज़्यादा उसका ध्यान रखता है, ठीक है, जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं हो जाते हैं। फिर आता है बेटा आपका एलो पेरेंटिंग। एलो पेरेंटिंग में है नन ऑफ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, रेदर रिलेटिव्स आर इन्वॉल्व इन द पेरेंटल केयर, ठीक है। इसमें क्या है कि पेरेंट्स डायरेक्टली अपने बच्चे का पेरेंटल केयर नहीं कर रहे हैं बट रिलेटिव्स जो है ध्यान रख रहे हैं। लाइक एलिफेंट, लायंस, वुल्फ, सम स्पीसीज ऑफ मंकीज। इनमें क्या होता है कि झुंड में रहते हैं, ठीक है। अगर मदर ने बच्चा पैदा कर दिया तो आसपास के झुंड के और जो हाथी हैं वो भी उसको जो है क्या करेंगे, उसका टेक केयर करने में जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें दो हाइपोथेसिस आती हैं बेटा, उसको देख लेते हैं। एक आती है इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस, एक आती है एसोसिएशन हाइपोथेसिस। इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं oogenesis, फीमेल हैज रिलेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड एनर्जी देन spermatogenesis, yes, so for its successful fertilization development parental care investment is also higher by female parent, ठीक है। क्योंकि हमें पता है बेटा oogenesis होता है ना जब एग बनता है, एग एक बहुत हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको पता है अगर मैं बात करूँ एक मंथ में एक ही एग बनता है फीमेल्स में, हमारे ह्यूमंस के केस में। वहीं अगर आप स्पर्म फॉर्मेशन देखेंगे वो 24 आवर्स में मिलियंस के हिसाब से स्पर्म्स बनते हैं, उसमें एनर्जी कम लग रही है एग को मेंटेन करना, और देयर इज वन एग फॉर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। तो बेटा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने की है, फीमेल ने की है, फीमेल ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए पेरेंटल केयर में फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस। वहीं दूसरी आती है एसोसिएशन हाइपोथेसिस, ठीक है। मोस्ट लाइकली दिस इज द
female parent which is associated throughout the fertilization and developmental process, hence the investment for the parental care is also higher by the female। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन भी, ये क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन भी मदर के अंदर हो रहा है, डेवलपमेंट भी मदर के पास हो रही है, इसलिए मदर जो है वो ज़्यादा केयर दिखाती है, इसलिए फीमेल पेरेंट ज़्यादा हायर उसमें ज़्यादा जो है पेरेंटल केयर दिखाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या है, oogenesis वाला आपने याद रखना कि एग बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगी है, इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है फीमेल्स की। एसोसिएशन क्या है कि उसका फर्टिलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट फीमेल ने ज़्यादा किया है, इसलिए वो ज़्यादा उसमें एसोसिएटेड होती है बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा पेरेंटल केयर का जो है टॉपिक खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट लिटरेचर साइज का इन्वर्स प्रोपोर्शन को लेकर। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स को। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स की बेटा बात करें, एनी पीरियोडिसिटी इन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विच इज इन अ सिंक्रोनस विद द रिदमिक इवेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉज और सेट एनी बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, हमारे आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, उसकी वजह से एक रेगुलर जो उनका रूटीन चलता है, सीधी भाषा में बोलो जो एक रूटीन चलता है उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ का। ठीक है, कि रूटीन चल रहा है विद रिलेशन टू द एनवायरनमेंट और सिंक्रोनस है, चला हुआ बैक टू बैक चल रहा है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, रिदमिक इवेंट्स है, उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नली भी हो सकती हैं और इंटरनल हमारी बॉडी भी इसको स्टिमुलस दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस क्या है, रात होने पे सो जाते हैं, स्लीप ले लेते हैं और डे के टाइम वी आर जनरली वेकअप। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बेटा, ये मोस्ट ऑफ द ह्यूमन तो इसी को फॉलो कर रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है तो नींद आ रही है, दिन आ रहा है तो हम काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, वैसे ही वैसे ही हमें ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल्स हमारे आते हैं कि ठीक है इस एज तक पहुंच गए तो अब हमारा रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया है, अब डिवाइड करना है, हमने रिप्रोड्यूस करना है इस एज फैक्टर, ये सब आपके बायोलॉजिकल क्लॉक्स में आते हैं। ठीक है, स्टिमुलस की बात करूँ बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हमारी बाहर से हमें पता चलते हैं, जो बाहर से इन्वायरमेंट से हमें मिल रहे हैं, कि दिन की लेंथ जो है वो डिफाइन करती है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी किस तरीके की है, लूनर फेस किस तरीके का, ये सब जो है आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। इनिशियली ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ क्लॉक एक्सटर्नल स्टिमुलाई में प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द क्लॉक, आफ्टर दैट इंटरनल स्टिमुलाई टेक्स ओवर व्हाइल द क्लॉक इज मेंटेन, इट रन्स बाय द इंटरनल स्टिमुलाई कंट्रोल्ड बाय द बॉडी फिजियोलॉजी। ये क्या बोल रहा है कि इनिशियली जब ऑर्गेनिज्म छोटा है, ठीक है, ह्यूमन से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, उसको दिन और रात का नहीं पता होता है। ठीक है, वो कभी भी आप देखेंगे बच्चा रात को भी जागा होता है, दिन में उसको नहीं होता। धीरे धीरे हम क्या है, पेरेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, जब अंधेरा होता है पेरेंट्स उसको 3 या 4 महीने में धीरे धीरे ट्रेन करने लगते हैं कि रात के टाइम पे बच्चा को सुलाना है, वरना इनिशियली 3 महीने बच्चे को दिन रात का पता नहीं होता, वो कभी भी जागता है कभी भी सोता है। ठीक है, वो धीरे धीरे वो बच्चा फिर सोने के रूटीन चालू करता है और ये क्या है, फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, फिर वो 7-8 महीने का, साल भर का हो जाएगा, फिर उसको पता चल जाएगा रात का टाइम है, अब मुझे नींद आएगी, वो लॉन्गर स्लीप साइकिल्स लेगा। ठीक है, ये है बेटा आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इनिशियली जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कौन सेट करता है, वो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई सेट करता है, इन्वायरमेंट सेट करता है। बाद में बेटा जो इंटरनल स्टिमुलाई है वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं, हमारी फिर बॉडी ही बता देती है कि बेटा इस टाइम बाहर दिन या रात है, बॉडी खुद ब खुद बता देगी कि इस टाइम पे सोना है या जागना है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई विच हैव प्रीवियसली सेट द क्लॉक, ठीक है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेनर्स या जेटरबर्ग्स। ठीक है, ये याद रखना, कॉज द, अगर चेंज हो जाए, कॉज चेंज इन बायोलॉजिकल क्लॉक या रिदम, अगर मेरे एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंज हो जाए। ठीक है, लेट्स से मैं इंडिया में रह रही थी, ठीक है, इसके बाद मैं यूएसए शिफ्ट कर गई, अब यूएसए और इंडिया में टाइम का फ़र्क है, तो मेरा जो टाइम चेंज है वो किस तरीके की होगा, यूएसए की तरह होगा। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर टाइम जोन अलग हो गया है, जो पहले से सेट था उसको हम क्या बोलते हैं, जो पहले का प्रीवियसली सेट जो टाइम लाइन है बेटा, उसको एंट्रेनर्स या जेटरबर्ग्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अगर चेंज हो तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और रिदम जो है वो चेंज हो जाती है और हमारी क्या होती है, रीसेटिंग ऑफ क्लॉक, हमारी क्लॉक हमारी बॉडी फिर से रीसेट करती है। ठीक है, और इसी को हम एंट्रेनमेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, अरे 2024 का ही क्वेश्चन है, जिटरबर्ग पे आया कि जिटरबर्ग क्या है। ठीक है, वो आपने डायरेक्ट पूछा है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है। ठीक है, तो आपने क्या लूँ, वहाँ पे आपने जिटरबर्ग जो है आपने टिक करना है। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स को देख लेते हैं। पहली है बेटा सर्का एनुअल क्लॉक्स, ठीक है, जो एनुअली रिपीट होती हैं।
ठीक है। एनुअली साल में एक बार आएंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय सीजनल, और ये सीजनल चेंज है और साल में एक बार आएंगे। एग्जांपल है माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, लीव एब्सिशंस, ठीक है। माइग्रेशन आपको पता है बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर सीजन में वो माइग्रेट करेंगे। ठंड आ गई तो क्या है, एल्बिट्रोस कहाँ चले जाएंगे, एल्बिट्रोस आ जाते हैं इंडिया में जहाँ पे गर्म माहौल होता है, ठीक है। हाइबरनेशन, ठंड का मौसम आ गया तो वो क्या कर लेंगे, भालू क्या चला जाएगा, गुफाओं में छुप जाएगा, ठीक है। एस्टिवेशन, गर्मी का मौसम आ गया तो स्नेक क्या चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे ठंड लेने के लिए। लीव एब्सिशन, पेड़ क्या है एक पर्टिकुलर मौसम में अपनी जो है पतझड़ जो है कॉज करते हैं इन द मौसम ऑफ पतझड़। साल में जो एक चीज हो रहा है ये है बेटा सरका एनुअल, एनुअल से आपको याद रहना चाहिए। सेकंड इज सरका टाइडल। सरका टाइडल बेटा ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इंटरटाइडल जोन, ठीक है। ये क्या है बेटा, जहाँ आपका क्या है, जहाँ आप पानी के आसपास रह रहे हैं, ठीक है, ये पानी में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर के साथ टाइड जो है, और आपको पता है टाइड की मूवमेंट जो है वो हमारा सरका मीन्स यहाँ पे लूनर उसको बोला गया हुआ है, मून को बोला है। और हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स की मूवमेंट जो है बेटा वो लूनर, हमारा जो मून है वो कंट्रोल करता है। हाई टाइड एंड लो टाइड होता है ना, ठीक है। हाई टाइड कब होती है, जब मून अर्थ के पास होता है, उसकी वजह से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है तो पानी जो है ज़्यादा ज़मीन के पास होता है। और जब लो टाइड होती है, जब मून अर्थ के परे होता है तो उन दिनों क्या होता है, या मून जो अर्थ के परे होता है उन दिनों, ये फुल मून की बात हो रही है और ये हाफ मून या लो मून की बात हो रही है, तो उन दिनों जो लो टाइड्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर कम हो जाती है तो टाइड्स जो पानी की टाइड्स है वो पीछे हो जाती है, ठीक है। तो ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये टाइडल मूवमेंट्स है, यहीं से आपको याद हो जाएगा। बायोलॉजिकल रिदम विच इज सिंक्रोनाइज्ड विद द हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है। अच्छा, हाई टाइड और लो टाइड का अगर मैं डिफरेंस करूँ, और किस में है ये बेटा, वाटर बॉडीज़ में है, ठीक है। हाई टाइड क्योंकि नाम से ही हाई है मतलब ज़्यादा ज़मीन के पास है, और ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है मतलब खिंचाव ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, सेलिनिटी भी ज़्यादा होगी, फूड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी अपने साथ क्या है, सेलाइनिटी लेके आ रहा है समुद्र से। टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें घर्षण बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर तो होगा ही होगा। फूड भी ज़्यादा लेके आएगा क्योंकि पानी अपने साथ पानी खींचा जा रहा है तो अपने साथ फूड बहुत सारी फिशेस लेके आएगा। और प्रीडेटर रिस्क, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी फिशेस आपकी बाहर होंगी, प्रीडेटर रिस्क इस टाइम पे कम होता है, ठीक है। वही लो टाइड, ठीक है, इसको अपलिफ्टेड एंड एक्सपोज्ड बोलते हैं। लो टाइड के केस में प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा क्योंकि पानी पीछे है, कोई लेना देना नहीं है, सेलेनिटी भी कम होगी, फूड भी कम होगा, पर प्रीडेटर रिस्क क्योंकि खाना कम है तो आपको पता है प्रीडेटर्स ज़्यादा बैठे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। ये है आपका बेटा हाई एंड लो टाइड। अब आते हैं सरका लूनर और सरका सिनोडिक क्लॉक, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम इन सिंक्रोनस विद लूनर और मून फेज, ये लूनर और मून के फेज, हमें पता है मून का फेज आता है, पूर्णिमा आती है, और हमारा क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं जब चांद नहीं होता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड, अमावस, ठीक है। पूर्णिमा इज व्हेन देयर इज फुल मून एंड अमावस इज व्हेन देयर इज नो मून, ठीक है। इसके ऊपर भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंड होती है। एग्जाम्पल इज योर नेरेस, ठीक है, ठीक है, नेरेस, ठीक है। नेरेस क्या है बेटा, एक आपका एनालिड है, इसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव फेज होता है जब अदर डेज होते हैं, ठीक है, जब कोई भी दिन चला हुआ है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल है, जब फुल मून नहीं है मतलब पूर्णिमा का दिन नहीं है, इनका ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और बहुत इनएक्टिव से होता है, स्लो होता है, इनएक्टिव होता है, और उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही फुल मून आता है, ठीक है, फुल मून आता है, पूर्णिमा आती है, इनका रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव हो जाता है, ये बहुत एक्टिव हो जाता है, और इनकी बल्कि मॉर्फोलॉजिकली इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और ये डांस करते हैं, न्यूप्चुअल डांस करते हैं अपने मेट को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। इनके पैरापॉडी है, जो साइड में पैरापॉडी है, इनके मूवमेंट में इनका लार्ज हो जाते हैं ऑन द अपर बॉडी पार्ट, ये बड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग फुल मून, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सरका लूनर क्या हो रहा है, सरका सिनोडिक क्या हो रहा है, मून जो है वो डिफाइन कर रहा है इनका। दूसरा है बेटा सेमी ल्यूनर या सरका सिजोइक क्लॉक, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम इज सिंक्रोनस विद द फोर्टनाइट साइकिल ऑफ मून, जो 14 दिन का लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है, इसमें होता है। और ये किस में होता है बेटा, जो बेटा आपके इंटरटाइडल जोन में आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। फोर्टनाइटली साइकिल ऑफ मून लीड्स, जो 14 दिन की मून की साइकिल होती है हमें पता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग टाइड मतलब हाई टाइड एंड नीप टाइड दैट इज लो टाइड। और इनका टाइम स्पैन कितना होता है, 14.5 डेज का, 14 दिन का होता है ना। हमें पता है कि पहले कोई मून नहीं होता, फिर बड़ा 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 होता है, फुल मून आता है, फिर वो छोटा छोटा ऐसे ऐसे चलता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, फिर वो गायब हो जाता है, ऐसे वाला। तो नीप टाइड क्या है, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड क्या है, आपकी हाई टाइड है।
चलिए फिर आती है बेटा, फिर जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ योर सर्कैडियन क्लॉक, ठीक है। सर्कैडियन ये सबसे कॉमन है, ये सब में होती है। ये क्या है, 24 आवर की लाइफ साइकिल, 24 आवर की साइकिल जो दिन और रात के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। फिजिकल लेंथ क्या है बेटा, प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ सन, सन की प्रेजेंस और एब्सेंस से पता चलता है और टेम्परेचर से पता चलता है। आपको पता है रात को टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है और दिन में टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो सन की लेंथ, सन प्रेजेंट है तो डे है, नहीं है तो रात है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरीज होती है बेटा, एक होती है डायर्नल, नॉक्टर्नल एंड what we call it, crepuscular, ठीक है, crepuscular, ठीक है, माई मिस्टेक, ठीक है। डायर्नल की बात करें बेटा, ये बेटा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रिलेटिवली, और एब्सेंस रात के टाइम पे इनएक्टिव होते हैं। लाइक हम ह्यूमंस, हम दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात के टाइम हम सोते हैं। ये है डायर्नल, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा नॉक्टर्नल, ये बेटा एब्सेंट, दिन के टाइम पे ये लो होते हैं मतलब और इनएक्टिव होते हैं, और रात के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं, लाइक चमगादड़, उल्लू वगैरह। फिर आते हैं क्रैप्सकुलर, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये जनरली दिन और रात का जहाँ पे मेल होता है डॉन और ट्विलाइट टाइम पे, मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लाइक मॉस्किटोस, इंसेक्ट्स इस टाइम पे ज़्यादा है। हमने देखा शाम को मच्छर बहुत हो जाते हैं, ठीक है। मच्छर या डॉन एंड ट्विलाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है बेटा ऑटो फ्रीजिंग, वेरिएशन इन सर्काडियन रिदम्स बाय ह्यूमंस मैनिपुलेटिंग सर्काडियन रिदम्स, ठीक है। हमें पता है कुछ, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, हो सकता है मेरी नाइट शिफ्ट है, तो हम अपनी सर्काडियन रिदम में वेरिएशंस लेके आ रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल डायर्नल्स है लेकिन हम वी कैन मैनिपुलेट दिस, इसी को ऑटो फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। 2 थ्योरीज आती हैं, उसको समझते हैं। पहली है पेंडुलम थ्योरी, इसके रिलेटेड, और दूसरी है रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी। पेंडुलम थ्योरी क्रिटिसिज्म डिस्कार्डेड है, पहले देखते हैं क्या है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर इनसाइड एवरी ऑर्गेनिज्म विद विच इट्स ओन इंट्रिंसिक टाइमर इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिदम, क्रिटिसाइज बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल कांट को एंड ट्रीटमेंट। ये क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला कि पेंडुलम थ्योरी बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक पेंडुलम जैसा, ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ पेंडुलम की तरह एक ऑसिलेटर है, ठीक है, जो हमारी 24 घंटे की साइकिल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और वो किसके बराबर है, हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जिस तरीके से सन की मूवमेंट चलेगी उस तरीके से मेरा ये ऑसिलेटर चलेगा, मेरी मूवमेंट चलेगी, ठीक है। तो मेरी बॉडी कैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वैसा ही मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये ना एक स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे रिदम्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर सन हो गया तो सारे ह्यूमंस हो जाएंगे, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो नहीं है बेटा, कुछ ह्यूमंस जागते हैं। इसका मतलब है कि एंट्रेनमेंट नहीं हो सकती, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं अपनी रिदम्स को, तो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए ये वाली थ्योरी जो क्या है वो हमने डिस्कार्ड कर दी। अब आगे रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी, ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ऑर्गेनिज्म पोजेसेस नो सच टाइमिंग और पेंडुलम बट एक्वायर्स रिदमिकली अकॉर्डिंग टू द रिदमिक एंड साइक्लिक जियोफिजिकल इवेंट्स गोइंग ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पेंडुलम या ऑसिलेटर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिदम फॉलो करते हैं हमारे आसपास में जो भी जियोफिजिकल, जो रिदमिक साइकिल्स चल रही हैं, चाहे सन की साइकिल है, चाहे मून की साइकिल है, चाहे सीजन की साइकिल है, चाहे टेम्परेचर की है, चाहे प्रेशर की है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं उनकी रिदम को हमारी बॉडी फॉलो करती है और उस तरीके से जो है इवेंट्स को फॉलो करती है। ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो हमारे क्या बताते हैं, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिटरमाइन करता है, ठीक है। यहाँ हमारी बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक खत्म होगी। इनसे क्वेश्चन आते हैं नॉक्टर्नल, डायर्नल, क्रैप्सकुलर, इनसे आपके जो क्वेश्चन आते हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज माइग्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइग्रेशन क्या है बेटा, हमारे एनिमल्स क्या है, अगर मौसम में चेंज होता है, ठीक है, एक वार्म से कोल्ड टेम्परेचर में दे मूव, या तो कोल्ड से वार्म टेम्परेचर में मूव, ठीक है। माइग्रेशन इसको बोलते हैं। ये सीजनल होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, या फिर बेटा ये तो टेम्परेचर से कि ठंडे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो गर्म इलाकों में चले जाएंगे, या फिर बेटा ब्रीडिंग के लिए दे माइग्रेट, ठीक है। फूड की सर्च में, खाना खत्म हो गया तो फूड की सर्च में दे विल जो है, और माइग्रेशन। और याद रखना माइग्रेशन में हमेशा एक रिटर्न ट्रिप जरूर होती है, वापस जरूर आते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, मूवमेंट साइक्लिक है, मतलब जाएंगे तो वापस आएंगे भी, ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड वेदर। फूड और वेदर के रिस्पेक्ट में जो वो मूवमेंट्स कर रहे हैं अकरिंग इन डेफिनेट इंटरवल्स, और एक डेफिनेट इंटरवल्स में होगी कि हर साल जा रहे हैं, हर 6 महीने में जा रहे हैं, हर 5 साल में जा रहे हैं, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स अ रिटर्न ट्रिप, ठीक है। ये एक सर्का एनुअल रिदम को फॉलो करते हैं, ठीक। अब हम पहले बर्ड्स माइग्रेशन देखते हैं, इसके बाद हमने
फिश की माइग्रेशन भी देखनी है। चलिए बर्ड्स, क्योंकि हम सबसे बड़ा जो हम एग्जांपल माइग्रेशन में देखते हैं बर्ड्स को देखते हैं, हम देखते हैं ना मौसमी इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स आती हैं, इंडिया में आती हैं, ठीक है, इंडिया में जो सुंदर सुंदर वेटलैंड्स है वहाँ आती हैं। पोंग डैम हमारे यहाँ पे पोंग डैम पास में, पोंग डैम में कितनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, कोई रशिया से आती है, कोई यूएसए से आती है, कोई कहाँ से आती है, और हर सीज़न में आती है, हर साल आती है, ठीक है। फिर वो खा पी के जैसे ही मौसम ठीक होता है दे रिटर्न बैक टू देयर होमलैंड्स, ठीक है। चलिए अगर बर्ड्स की माइग्रेशन में बात करूँ तो इनके टाइप्स की बात करूँ, पहली है बेटा डेली और लोकल माइग्रेशन, जो डेली बेसिस पे हो रही है, जो रोज़ अपने घोंसले से निकलते हैं डेली बेसिस, ठीक है, अपने रेस्टिंग एरिया घोंसले से निकलेंगे और फीडिंग एरिया खाना खाने जाएंगे इन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये है आपकी डेली एंड लोकल माइग्रेशन, और ये किसकी रिस्पॉन्स में होती है? लाइट, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, जहाँ खाना होगा वहीं जाएंगे, ठीक है। लाइट मतलब दिन है और टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग, धूप पे ज़्यादा नहीं मूव करेंगे, शाम सुबह के टाइम पे ज़्यादा मूव करेंगे। सीजनल माइग्रेशन होती है बेटा, सीजनल माइग्रेशन बेटा होती है इन रिस्पॉन्स टू अवॉइड सिवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जनरली ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। सीजनल कब होती है बेटा? जब आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन सिवियर, बहुत ठंड वाले इलाके में, तो क्या करेंगे, सोचेंगे हम गर्म कंट्रीज में चलते हैं, ठीक है, तो वो पूरे ग्रुप में झुंड के झुंड जो है मूव करते हैं, और जनरली ब्रीडिंग पर्पस, ताकि बेटा हाई टेम्परेचर में वो इजिली ब्रीड कर पाए, ठीक है। फिर आती है साइक्लिक माइग्रेशन ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस बट डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। सीजनल वेरिएशन, सीजन बदल रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन इसमें बेटा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को ये फॉलो नहीं करते हैं, जो साइक्लिक कहते हैं। इट इज़ नॉट डेफिनेट दैट माइग्रेशन विल अकर एनुअली, ये उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं जो किसी साल जाती हैं किसी साल नहीं जाती, वो अपना सीजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर कैसा है, मन किया तो चले गए, नहीं किया तो नहीं चले गए, अगर उनको टेम्परेचर या जो इन्वायरमेंट है वो उनको फेवर कर रहा है तो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये एनुअली हो। फिर आता है बेटा लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल क्या है? जब आप नॉर्थ से साउथ, मतलब अगर आप अर्थ की बात करें, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाएं, ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ माइग्रेशन होती है। अच्छा, इसमें इस एग्जाम्पल आता है आर्टिक टर्न, ये बर्ड है बेटा जो कनाडा से अंटार्कटिका जाती है, कनाडा इज़ ऑन नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका इज इन साउथ पोल, 17,600 किलोमीटर का हर साल का क्या है, हर साल की माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम कनाडा टू अंटार्कटिका। आर्टिक टर्न सबसे लंबा जो है माइग्रेशन का आपका कोर्स जो है फॉलो करती है, ठीक है। सेकंड इज योर लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन होती है बेटा आपकी लॉन्गिट्यूड्स में वेस्ट से ईस्ट जाएगा या ईस्ट से वेस्ट जाएगा। फिर आता है ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, ये लोअर से हायर, मतलब किसी माउंटेन की बात है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ में अलग अलग फ्लोरा फोना है, ठीक है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर कुछ टाइम के लिए इधर चले जा रहे हैं खाना खाने, ठीक है, कुछ 2-4 हफ्ते इधर रह रहे हैं, फिर दोबारा बैक टू अपने उसमें हो रहे हैं, तो ये ऑल्टीट्यूड पे है, ये थोड़े थोड़े ऑल्टीट्यूड पे दे मूव, ठीक है। चलिए अगर बेटा मैं मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है, क्यों आपका बर्ड्स में होता है, ठीक है, बर्ड्स की अगर मैं बात करूं, याद रखना बेटा माइग्रेशन एनर्जेटिकली बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कितनी एनर्जी जाएगी आपको, कितने दिनों तक, महीनों तक दे ट्रैवल, उसमें कितनी एनर्जी जाती है, अपना घोंसला अपना घर सब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, लीड्स टू हाई लेवल ऑफ वेरिएशन एंड हाई अडेप्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इन बर्ड्स में ज़्यादा वेरिएशंस और ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी के चांसेस हैं, ठीक है। अगर वो एनर्जी डाल रहे हैं ना तो कुछ तो उनको फ़ायदा होगा, वो हर तरीके के 2 कंट्रीज़ में दे कैन अडेप्ट ईजली, ठीक है, तो इनमें अडेप्टेबिलिटी वेरिएशंस ज़्यादा होगी, और ये भी बेटा ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। और जैसे कि एग्जांपल में अब दूँ, ठंड बढ़ गई है, कोल्ड में नहीं रहेंगे तो क्या है, डे लेंथ छोटी हो जाती है ठंड में, डे लेंथ छोटी हुई, जैसे उन्हें पता है अब दिन छोटे हो गए तो ये सब के सब ग्रुप में झुंड में मूव करना चालू कर देते हैं, या टेम्परेचर लो हुआ तभी मूव करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बेटा फेसेस की बात करूँ, पहला आता है प्रिपरेशन फेज, ठीक है। प्रिपरेशन में फेज क्या है, डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, फैट को डिपोजिट करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। क्यों बेटा, फैट क्या देता है, एनर्जी देता है, और हमें पता है एनर्जी सबसे ज़्यादा फैट से मिलती है, स्पेशली थोरेक्स एरिया, अपने गले के आसपास, ये फ्यूल टैंक, मतलब कि नेक रीजन के आसपास फ्यूल टैंक ऐसे सूजा हुआ सा आपको दिखेगा, इतना ज़्यादा फैट जो है डिपॉजिट कर लेंगे थोरेक्स एरिया के आसपास, एंड इट अपीयर एज अ बॉल इन नेक रीजन। क्यों? क्योंकि फिर ये फैट टूट टूट के एटीपी देता रहेगा। रेस्टलेसनेस, ठीक है, क्या होता है, जैसे ही टाइम आता है माइग्रेशन का, इन सब में एकदम से रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी आना चालू हो जाती है, जिसको हम ज़्यूगुनरोए कहते हैं, ठीक है, AKA ज़्यूगुनरोए या माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस, जिसकी वजह से इनको ये होता है कि आतुरता होती है कि निकलो अब, चलो अब कहीं और चलो, ठीक है। व्हेन क्रॉस रेस्टलेसनेस थ्रेशोल्ड, जैसे ही ये बर्ड्स अपनी रेस्टलेसनेस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं, सब बर्ड्स एक साथ माइग्रेट करना चालू कर देती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि रूट ऑफ नेविगेशन, क्योंकि
अगर मैं बात करूँ नॉर्थ से साउथ पोल पे जा रहे हैं बेटा, तो उन्हें रूट कैसे पता है और उनको कैसे रूट पता है कि यहीं से मैंने वापस जाना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। रूट ऑफ माइग्रेशन इज सेम बोथ ऑनवर्ड एंड बैकवर्ड। माइग्रेशन का रूट हमेशा सेम रहेगा, सेम ही कंट्रीज को, सेम ही लैटिट्यूड्स को दे विल फॉलो। इसमें इसको जो है बेटा डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हमारा रिट्रेसमेंट थ्योरी। रिट्रेसमेंट थ्योरी क्या बोलता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द बर्ड्स रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ ऑनगोइंग जर्नी, रिकॉल्स देम इन रिवर्स ऑर्डर फॉर द गाइडेंस ऑफ द रिटर्न ट्रिप। लैंडमार्क्स ऑल्सो यूज। पहली चीज़ क्या है कि ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स का जो ब्रेन में सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बेटा हर उन्होंने उड़ते टाइम जितने भी टर्न्स, ट्विस्ट, ऊपर नीचे हुए हैं, उन सब का उनकी ब्रेन में वो रिकॉर्ड करता है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। इसलिए जब वो वापस आते हैं उसी को वो दोबारा रिकॉल करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलाते हैं और वो उसी सेम पैटर्न को, अगर वो ऐसे ऐसे आए हैं तो वो ऐसे ऐसे ही वापस जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे से वो ऐसे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो वो उसी को फॉलो करते हैं और लैंडमार्क्स भी देखते हैं, ठीक है। लैंडमार्क्स आपको पता है कि ठीक है, अच्छा इस देश में एक बड़ी सी बिल्डिंग आई थी, एक बड़ा सा पेड़ आया था, ये पहाड़ आया था, यहाँ पे ये था, ठीक है, यहाँ माउंट फ्यूजी था, यहाँ हिमालयाज थे, वैसा वाला, ठीक है। Migratory birds have a built-in compass system inside its body which help them to guide the route during the migration, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है उनके अंदर बिल्ट इन कंपास सिस्टम। अब कंपास नहीं है बट क्या है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो है खुद को मूव करती हैं, ठीक है। एंड दे हैव एक्यूट सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड हियरिंग। उनकी जो एक्यूट ज़्यादा साइट, स्मेल, हियरिंग की जो पावर है वो उन्हें ज़्यादा जो है फॉलो करने में हेल्प कराती है, ठीक है। और इस तरीके से दे मूव करते हैं। इस पे हमारा जो है बेटा बर्ड माइग्रेशन खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं फिश माइग्रेशन में। फिशेज भी माइग्रेट करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन फिशेज आर ऑफ 3 कैटेगरी। ये है बेटा डाइड्रोमस, पोटामोड्रोमस और है ओशियानोड्रोमस, ठीक है। डाइड्रोमस बेटा सी से फ्रेश वाटर में जाते हैं। सी मुझे पता है फ्रेश वाटर है, ठीक है। पोटानोड्रोमस बेटा फ्रेश वाटर में ही मूवमेंट होती है, और ओशियानोड्रोमस सी वाटर में ही मूव होती है, ठीक है। डाइड्रोमस में याद रखना सी से या तो फ्रेश वाटर में जाएंगे या तो फ्रेश वाटर से सी में आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पोटामोड्रोमस फ्रेश वाटर मतलब एक ही नदी में आसपास, ओशियानोड्रोमस एक ही सी में मूव कर रही हैं, ठीक है। चलिए, डाइड्रोमस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है एनाड्रोमस। ये किसमें बेटा, सी से जब फ्रेश उसमें जाए, ठीक है। सी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। आपने कैसे याद रखना है, इसमें क्या है, एना में क्या है, सी में ए है ना, ठीक है। और ए से याद रखना है एनाड्रोमस, ठीक है। तो सी से कहाँ जा रहा है, फ्रेश में, ये याद रखना है, सी पहले आएगा, ठीक है। कैटाड्रोमस में, ठीक है, क्या है, फ्रेश से सी उसमें जा रहा है, सी में जा रहा है, इसमें ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए जाता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। कैटाड्रोमस बेटा फ्रेश से सी में जाएगी। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका आपने लिखना एक एना सी, ठीक है। किसी का नाम है, पंजाबी में याद रखना है एना सी, मतलब एना सी क्या, एनाड्रोमस क्या है, सी से जाएगा फ्रेश वाटर में, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कैट को खाती है फिश कौन है, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो एफ कैटाड्रोमस क्या है, जो फ्रेश वाटर से सी में जाएगा, ठीक है। एम्फी में दोनों में होगा, सी से फ्रेश में भी जाएगा, फ्रेश से सी में भी जाएगा फॉर फूड पर्पसेस, ठीक है। बाकी दोनों बेटा ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए जाती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा सेमी माइग्रेटरी फिश की बात करूँ मैं, बाउंड्री लाइन्स की बात करूँ, ठीक है। ये कौन सी फिश होती है, ठीक है, जो बाउंड्री लाइन पे प्रेजेंट होती है। डू नॉट शो सिग्निफिकेंट मूवमेंट फ्रॉम सी टू फ्रेश या फ्रेश टू सी एंड रिमेन बाउंड्री। जहाँ पे बेटा नदी सी से मिल रही होगी, ये उस जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, मतलब दोनों जोन में प्रेजेंट होगी। बहुत अंदर भी नहीं जाएंगी फ्रेश वाटर के, बहुत सी वाटर के भी बहुत अंदर नहीं जाएंगी, बस उसकी बाउंड्री लाइन पे प्रेजेंट है। तो ये कैसी हुई, सेमी माइग्रेटरी फिश हुई, ठीक है। अगर मैं बेटा मूवमेंट्स की बात करूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग द वेव्स, मतलब अगर जिस तरीके को आपका पानी की वेव्स की मूवमेंट है उसको हम डी नेटेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द वेव्स मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उसको कॉन्ट्रा नेटेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रा से तो आपको पता चल गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। एंड नो मूवमेंट, अगर मूवमेंट ही नहीं है, पैसिव मूवमेंट है, तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, वही खड़े हुए हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म बेटा जो फिश माइग्रेशन का, वो भी बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और ब्रीडिंग सीजन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। चलिए, अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक आता है ओरिएंटेशन का, उसको समझते हैं, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है आपका। फिश माइग्रेशन खत्म हो गई, ओरिएंटेशन को थोड़ा सा समझते हैं। ये नेविगेशन सिस्टम को, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। दीज आर ऑल मूव्स बाय ऑर्गेनिज्म विच गाइड्स इट टू द एग्जैक्ट लोकेशन इन द एनवायरमेंट, ठीक है। कि कोई ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिजम्स में जनरली ज़्यादा होता है कि कहाँ जाएगा, उसे कैसे पता कि मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है। हम तो इंसान है, हम बड़े, हमें तो दिख रहा है कि ये रास्ता ऐसे जा, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये मेरा एक सड़क
सड़क है, इधर मेरा एक बैक्टीरिया बैठा है, इस बैक्टीरिया को क्या पता चलेगा कि इधर एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे एक मरा हुआ जानवर है, मुझे इस बैक्टीरिया ने यहाँ जाके खाना है, तो इसको कैसे पता चलेगा इसने यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम ओरिएंटेशन या नेविगेशन बोलते हैं। दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेसिस और एक होती है टैक्सिस। काइनेसिस बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन मैकेनिज्म होता है, ओरिएंटेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इनेटली प्रेजेंट होता है, मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, वेयर द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। और इस मूवमेंट में क्या होता है कि स्टिमुलाई कोई भी आउटसाइड स्टिमुलाई हो गया, लेट्स से उसको कोई बदबू आ गई या कोई सेंसरी ऑर्गन है, तो वो क्या है बेटा कहीं भी चल लेगा, ठीक है, उस स्टिमुलाई की तरफ। लेट्स से यहाँ पे लाइट जग रही है, जगमग जगमग, और हमें पता है कि चला जाएगा, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म इधर फैलो है, उसने उस लाइट की तरफ जाना है, तो वो इनेटली प्रेजेंट है, स्टिमुलाई आया है तो वो कैसे भी चल लेगा, मतलब इस नॉन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, बस उसकी तरफ चल लेगा, गलत सलत रास्ते चल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। याद रखना, जितना ज़्यादा स्टिमुलस, मतलब जितनी ज़्यादा, अगर मैंने लाइट का यहाँ एग्जांपल दिया है, लाइट उतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दो तरीके की आपकी काइनेसिस होती है, एक होती है क्लिनोकाइनेसिस, एक होती है ऑर्थोकाइनेसिस, ठीक है। क्लिनोकाइनेसिस क्या है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई, ठीक है, कि आपका चेंज ऑन डायरेक्शन, पैटर्न नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपका डायरेक्शन बदल रही है जैसे जैसे स्टिमुलाई की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। लेट्स से इधर था जानवर, इधर था, तो वो पहले ऐसे चला होगा, फिर वैसे बोल गया, अच्छा इस साइड को हो रहा है, फिर वो थोड़ा ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, ठीक। इस तरीके जिस तरह इंटेंसिटी ज़्यादा उस डायरेक्शन में ये ज़्यादा मूव करेगा। दूसरा है ऑर्थोकाइनेसिस, स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, इंक्रीजेज विद प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्थोकाइनेसिस में हम स्पीड की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा स्टिमुलस उतनी फास्ट स्पीड से वो जाएंगे। स्पीड ऑफ बोरोइंग इन सम लार्वा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लाइट, तो ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कायरोनोमस लार्वा में क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे लाइट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतना ज़्यादा ज़मीन में क्या करेंगे, खुद को खोदते जाते हैं, ज़मीन को खोदते जाते हैं, ठीक है। और क्लिनोकाइनेसिस में क्या है, रेट की किस डायरेक्शन में वो चेंज करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, पैरामीशियम का यह दिया है, पैरामीशियम रैंडम टर्निंग मूवमेंट, कहीं कहीं भी मूव कर जा रहा है। फास्ट मूवमेंट में दे विल मूव लाइक दिस, स्लो मूवमेंट में एनिमल्स विल मूव लाइक दिस। आप देख रहे हैं, इसमें हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा आता है, दूसरा इज योर बेटा डायरेक्शनल मूवमेंट टैक्सिस। टैक्सिस कैसी डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलाई आया उसी की तरफ चलेंगे, ठीक है, ऐसे 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 जाएंगे, उसमें नॉन डायरेक्शन पे कैसे भी मूव कर सकता है, वो डायरेक्शन भी बदल रहा है, इधर से उधर भी जा रहा है, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है। और टैक्सिस दूसरे टाइप, ये 4-5 तरीके की बेटा। एक है ट्रोफोटैक्सिस। ट्रोफोटैक्सिस क्या है, ठीक है, सिग्नल स्टिमुलस इज रिसीव्ड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर रिसेप्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म गाइड टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ऐसा है कि कोई स्टिमुलस है, लेट्स से ये स्टिमुलस है, एक ऑर्गेनिज्म इधर है, इसके बॉडी के ऊपर जो सिग्नल है वो 2 या 3 सिग्नल को, 2 या 2 से ज़्यादा रिसेप्टर्स जो है इसको ग्रैस्प करेंगे, और जो उनको सबसे बेस्ट जो लगेगा, ठीक है, 3 रिसेप्टर करेंगे, और जिनको लगेगा कि जिस साइड से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है वो उस डायरेक्शन को मूव करेंगे, ठीक है। दूसरा है टेलोटैक्सिस, ओरिएंटिंग मैकेनिज्म वेयर ऑल द रिसेप्टर रिसीव द सिग्नल्स एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, दे आर ऑफन कंपेयर्ड एंड यूज्ड टू गाइड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। इसमें क्या है बेटा, बॉडी के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं, और जिस रिसेप्टर पे सबसे ज़्यादा सिग्नल की इंटेंसिटी होगी उस तरफ को मूव कर रहे हैं, गाइड करेंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही सिग्नल को उठाएंगे, ठीक है, 1 सिग्नल एट अ टाइम, ये याद रखना टेलोटैक्सिस में, ठीक है। फिर है बेटा मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट एंगल एंड डायरेक्शन टू द स्टिमुलस। मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट एंगल, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे वो चलता जाएगा टुवर्ड्स द स्टिमुलस। एक स्टिमुलस इधर है, ठीक है, कोई भी नेचुरल से वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, फूड पार्टिकल, जहाँ प्लेनेरिया में दिया, प्लेनेरिया की आइज ने ग्रास्प किया, अब खाना इस साइड है, दोनों आंखों ने खाना देखा, लेकिन उसे पता है कि इस आंख ने ज़्यादा देखा है तो वो इस फूड पार्टिकल की तरफ इधर को मूव करेगा, ठीक है। चलिए मीनोटैक्सिस क्या समझ गए कि एक पर्टिकुलर एंगल पे चलता जाएगा टुवर्ड्स अ नेचुरल सब्जेक्ट। फिर है नीमोटैक्सिस, ठीक है, ये बेटा मेमोरी, नीमो हमेशा याद रखना, हमेशा मेमोरी से रिलेटेड होता है, मेमोरी उनको याद रहेगा, अच्छा फलानी जगह गए थे वहाँ हमें ज़्यादा खाना मिला था, उस मूवमेंट में जाएंगे, ठीक है। और बेटा आपकी ओरिएंटेशन जो है बेटा वो 2 तरीके की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेट्स टुवर्ड्स और अवे, अगर किसी चीज़ के तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव है,
ठीक है। स्टिमुलस तो आपका फूड भी हो सकता है, लेकिन स्टिमुलस आपका बेटा कोई प्रेडेटर भी हो सकता है, कोई चीज़ उसी को खाने आ रही है तो वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, तो वो आपकी नेगेटिव ओरिएंटेशन। इसमें बेटा जियोटैक्सिस, हाइड्रोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस। फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, जियो मतलब ज़मीन, ग्रेविटेशनल पावर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ओरिएंटेशन का टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। आपने काइनेसिस वगैरह याद रखना है, बेसिक सा याद रखना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग प्रीडोमिनेटली फीमेल पेरेंटल केयर, ठीक है, विच हाइपोथेसिस पोजिट्स दैट द फीमेल प्रोवाइड्स मोर केयर। कौन सी हाइपोथेसिस बताती है कि फीमेल ज़्यादा केयर प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंटल के टाइम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। डायरेक्ट है, मैंने पहले ही बताया कौन सी है, एसोसिएशन, क्योंकि माँ ज़्यादा एसोसिएटेड है, केयर भी वो कर रही है, फर्टिलाइजेशन भी वो कर रही है, डेवलपमेंट भी वो कर रही है। ये आपका बी है। इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस में हम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के लेवल पे बात करते हैं, तो गलत। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म तो है ही नहीं, वो तो हमने पढ़ा नहीं, पेंडुलम थ्योरी तो वैसे ही नहीं है, ठीक। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस। माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस को क्या बोलते हैं, जुगुन रुए, ठीक है, जो भी बोलो, जुगुन रूही, ठीक है। तो ये क्या है, जुगुन। एंट्रेनमेंट क्या है, चेंज इन द बिहेवियर, ठीक है। ऑटो फ्रीजिंग क्या है, खुद को अपनी सर्काडियन रिदम्स को क्या करना, मैनिपुलेट करना। मीनोटेक्सिस क्या है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मूवमेंट करना, ठीक है, वो ओरिएंटेशन क्या। तो आपका एग्जांपल देखिए, जरूर इजी, ठीक है। चलिए एक बार हम सम अप कर देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पेरेंटल केयर पढ़ा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट का देखा, ब्रूट साइज का देखा, लैक्स लॉ देखा, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, उसमें इन्वेस्टमेंट और एसोसिएशन हाइपोथेसिस देखी, बायोलॉजिकल क्लॉक देखी, ठीक है, जिटरबर्ग्स पढ़े, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज है, ठीक है, मेंटेन, ठीक है, रेंज देखी, टाइडल्स रिदम्स देखी, वो सब देखी, ऑसिलेशन थ्योरी देखी, माइग्रेशन देखी, साइक्लिक मूवमेंट्स बर्ड्स और फिशेस की देखी, फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन, हाईली रिट्रेसमेंट और कंपास नेविगेशन। ओरिएंटेशन में हमने और काइनेसिस देखी जो कि क्लीनो और ऑर्थो है, डायरेक्शनल देखी जिसमें टेक्सस, ट्रोफो, टीलो, मीनो, ठीक है, नीमो एक्सेट्रा, ये वाली है, ठीक है। आज हमने देखा, आई होप आपको आज का समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है आज के आज ही, दूसरा लेक्चर भी आपका बेटा अपलोड हो जाएगा। फिर आज हम अपना एवोल्यूशन टॉपिक खत्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। और कोई डाउट होगा तो भी बता दीजिएगा।